मैं रामकृपाल यादव ईश्वर की शपथ लेता हूँ। नमस्कार, जी पुरवैया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं बड़ी बहस और आपके साथ मैं हूं शिव पूजन झा। सियासत में सत्ता एक साधना होती है, लेकिन सत्ता को साधने के लिए तमाम किस्म की सियासत भी की जाती है। अब नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार को ही देखिए। कैबिनेट में नए चेहरे शामिल किए गए हैं ताकि सरकार की शक्ल हर इलाके के मुताबिक दिखाई दे। बिहार के मद्देनजर मोदी ने यही करने की कोशिश की है। कुल 7 चेहरों को सामने रखा है और इसके पीछे जो मकसद रखा है वो है सत्ते से सत्ता तक पहुंचने का। इस मसले पर ही आज बड़ी बहस में हम चर्चा करेंगे। तो अब शुरू करते हैं आज की बड़ी बहस। महाराष्ट्र और हरियाणा में जीत हासिल करने के बाद नरेंद्र मोदी की अगर कोई सियासी मंशा होगी तो वो होगी बिहार में पार्टी के हाथ सत्ता की कमान देना, और इसे हकीकत में तब्दील करने के लिए उन्होंने कैबिनेट के रास्ते कवायद करनी भी शुरू कर दी है। दरअसल उन्हें मालूम है कि नीतीश के सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को उलझाना है, तो इसके लिए बिहार में जातियों के सियासी समीकरण को हल करना होगा। बिहार में सियासत समीकरण का मोहताज क्यों होती है, इस तस्वीर को देखकर कुछ हद तक समझा जा सकता है। मोदी कैबिनेट में बिहार से 3 नए चेहरों को जगह मिली है। विस्तार के जरिए मोदी ने अपने मंत्रिमंडल की शक्ल सूरत बदलने की कवायद की है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी अब समझ से दूर नहीं है। सियासी तौर पर बिहार न सिर्फ नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता में शुमार है, बल्कि उन्हें अपने विरोधियों को एहसास कराना है कि जिस समीकरण के जरिए वो बिहार की सियासत में राज कर रहे हैं उसे साधना उन्हें बखूबी आता है। इसकी वजह है चंद नाम: रविशंकर प्रसाद, रामविलास पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और राधा मोहन सिंह के बाद गिरिराज सिंह, रामकृपाल यादव और राजीव प्रताप रूडी। अलग अलग सामाजिक जमात के ये नेता, और बिहार में इनकी जमातों का दखल जानने के बाद इसे कोई भी साध ले तो बिहार में सत्ता का ख्वाब हकीकत में तब्दील हो सकता है। क्यों हो सकता है ऐसा, ज़रा गौर कर लीजिए। बिहार में कुछ खास जातियों की आबादी: राजपूत 5%, भूमिहार 5%, कायस्थ 1.4%, कुशवाहा 5.3%, यादव 15%, पासवान 5.5%। ये अनुमानित आंकड़े हैं, लेकिन ये भी जाहिर है कि अगर ये आंकड़े किसी का समर्थन कर दें तो उसकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। नरेंद्र मोदी इसकी ही कवायद करते बिहार में दिखाई देने वाले हैं, लेकिन मुश्किलों का सामना उन्हें अपनों से भी करना पड़ सकता है। ये मंत्रिमंडल किसका बना है तो नरेंद्र मोदी का बना है, वो बीजेपी पार्टी का भी नहीं है। जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है उसी का मंत्रिमंडल होता है, तो इसलिए इसमें हम नहीं लिखते हैं। दरअसल 2014 में ये कैबिनेट विस्तार नरेंद्र मोदी को इतना मौका जरूर दे सकता है कि वो 2015 के विधानसभा चुनाव में बिहार के जातिगत समीकरण को हल कर सके, क्योंकि वो जानते हैं कि इसी फार्मूले ने नीतीश को सोशल इंजीनियरिंग करने का मौका देकर सत्ता तक पहुंचा दिया था, और अब खतरे का आभास शायद उनकी पार्टी को भी हो रहा है। मिसेज ईरानी और उसके अलावे आधा दर्जन मिनिस्टर हैं जो फर्स्ट टर्मर हैं, उनको उन्होंने कैबिनेट मंत्री बनाया। और हमारे के यहाँ रूडी जी कैबिनेट मंत्री थे, उनको उन्होंने राज्य मंत्री बना करके एक तरह से बिहार के साथ मजाक किया है। एक चीज़। दूसरी बात, रामकृपाल यादव कई एक बार मंत्री और रहे हैं हमारे सांसद, इनको राज्य मंत्री दिया गया। विभागों का जहाँ तक आप सवाल देखें तो विभाग भी कोई महत्वपूर्ण विभाग नहीं है, तो इसलिए इस मंत्रिमंडल गठन में बिहार को उन्होंने ठगा है। क्या मोदी का ये कैबिनेट फॉर्मूला बिहार बीजेपी की मनोकामना पूरी कर देगा? क्या जातियों का भरोसा बीजेपी पर भरोसे की वजह बन जाएगा? और क्या लालू और नीतीश के फॉर्मूले की काट इतनी आसान है? अमित कुमार के साथ अमित झा, जी मीडिया, पटना।
और इसी पर विस्तार से चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अजय आलोक जी, जदयू के प्रवक्ता हैं, प्रोफेसर उषा विद्यार्थी जी भाजपा से, भाई वीरेंद्र जी राजद से और नवल किशोर चौधरी साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। पहला सवाल हम नवल जी आपसे करना चाहेंगे। पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं आप, हम जानना चाहते हैं और हमारे दर्शक भी समझना चाहते हैं, क्या ये टाइम टेस्टेड जो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला है, नीतीश जी ने काफ़ी अहमियत इसे अटैच किया था और शायद उसका नतीजा भी नीतीश जी ने देखा सामने आया है, क्या ये वही उसी तरीके की राजनीति की पुनरावृत्ति है जो कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ? आपको जो आशंका है, आपके कथन से जो आशंका जाहिर होती है वो निर्मूल नहीं है। निश्चित रूप से सोशल इंजीनियरिंग जैसा एक शब्द राजनीतिक पार्टियां आजकल उपयोग कर रही हैं व्यवहार में, और इसका उपयोग इस मंत्रिमंडल विस्तार में भी हुआ है। यह इंजीनियरिंग तब और रेलेवेंट हो जाती है जब जहां ये यूज़ होता है उसका सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संरचना ऐसा हो जो कहीं न कहीं सामंतवाद या अर्ध सामंतवाद की स्थिति में हो। बिहार उन राज्यों में है जहां सामंतवाद रहा है। आप जानते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट का एरिया है, ज़मींदारी सिस्टम यहाँ काम करता रहा है और आज भी पूरी तरह वह ध्वस्त नहीं हुआ है। और जहाँ ऐसी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक संरचना होगी, संगठन संरचना होगी, वहाँ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का स्कोप अधिक होगा। और जैसा कि आप जानते हैं, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जाति और धर्म, एथनिसिटी पर आधारित होती है। इसका उपयोग माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने भरपूर किया। MY समीकरण के जरिए, MY समीकरण वही था और वो खुल्लम खुला किया। माननीय नीतीश कुमार जी ने ऊपर से तो कहा कि हम ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर उसको पूरी तरह नहीं छोड़ा। मैं उन दिनों कहा करता था नीतीश जी के वक्त कि यदि मुझे कोई आंकड़ों में कहे तो मैं मानता हूँ कि लालू जी ने उस के समय आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ऑलमोस्ट 100% था, जो नीतीश जी ने घटाकर 75-80% कर दिया था। तो अगर 20% भी कम जाएगा तो आपको एक इम्प्रेशन होगा कि यह समाप्त हो गया, लेकिन ऐसा उस वक्त भी नहीं हुआ था। मोदी जी आज वही कर रहे हैं, आपने अभी बताया, और अगर विस्तार से मौका मिलेगा तो आप कह सकते हैं कि कुछ जाति को टारगेट किया जा रहा है। देखिए आज वो जाति है जो डिसाइसिव मैंडेट, मैं बता रहा हूं आपको, आज मोदी जी और बीजेपी के सामने जो सबसे शत्रु शब्द में प्रयोग करना नहीं चाहूंगा, जो ओपोनेंट है, विरोधी जो खेमा है, जिसको महागठबंधन के रूप में देखते हैं, वो माननीय लालू प्रसाद यादव जी और माननीय नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द घूमता हुआ गठबंधन है। माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने MY समीकरण और सोशल इंजीनियरिंग को जम के उसका उपयोग किया और आज भी वही उनका आधार है, क्योंकि फॉर्डर स्कीम के बाद जो उनको प्रसिद्धि उनकी घटी और उनको जेल जाना पड़ा, उसके बाद भी अगर उनकी ताकत है तो इस जाति और जो रिलीजन है उसी में ताकत नहीं थे। और नीतीश कुमार जी ने भी इसको पूरी तरह कभी छोड़ा नहीं। तो क्या ताकत है? देखिए यादव वोट को टारगेट करने के लिए रामकृपाल जी आ रहे हैं, आप देख रहे हैं इसको। और ऐसी स्थिति में जब हम देख कुछ और नाम भी जो आए हैं वो जात को ध्यान में रखकर आए हैं, मैं यही कहना चाहूंगा। कुछ और लोग मैं थोड़ा सा और समझना चाह रहा हूं, इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूं। रामकृपाल यादव जी को जिस तरीके से कैबिनेट में शामिल किया गया, कहीं ना कहीं क्या ये इस बात का द्योतक है कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव अब एकमात्र नेता यादवों के नहीं रह गए? काफी बहुत बड़ा चंक है, 14 से 15% ये है। तो क्या प्रोजेक्ट करने की कोशिश हो रही है कि अगर जात की बात करें तो मैंने 1931 सेंसस देखा था, उस समय रिजर्वेशन के कॉन्टेक्स्ट में मुझे अध्ययन करना था, तो मैंने 1931 सेंसस देखा। यादवों का परसेंटेज काफ़ी बड़ा है बिहार में, अगर आप देखेंगे तो वो सबसे बड़ी तादाद में लोग हैं। निश्चित रूप से कोई भी पार्टी अगर उसका सपोर्ट ले पाती है तो उसको ताकत मिलेगी। तो ये दूसरा नेता पैदा हो रहा है कि नहीं, ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन मैं कोशिश इस तरह की जा रही है और मैं समझता हूँ यह कोशिश मेरी समझ से, मैं बीजेपी का समर्थक नहीं हुआ और मोदी जी का तो घोर विरोधी हूं, मैं आपको कहूं ऐसा होना चाहिए। क्यों यादव के नेता माननीय लालू प्रसाद यादव जी रहे,
क्यों नहीं हमारे दूसरे भाई यादव के बीच से आए? अगर जात की राजनीति ही होनी हो, थोड़ा सा आपको रोकना चाहता हूं भाई वीरेंद्र की, लेकिन ये भविष्य में क्या होगा ये इस आपने जो सवाल खड़े किए हैं उसी पर भाई वीरेंद्र जी की एक प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। वीरेंद्र जी, दो स्थिति अलग अलग सी उभरती हुई नजर आ रही है। एक तो जातीय समीकरण, जिस पर ध्यान नरेंद्र मोदी का भी है, शायद जो कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ कहीं ना कहीं उनकी यही मंशा उसमें झलकती है। देखिए, आपने कहा दूसरा जो सवाल जो रामकृपाल को लेकर के है, रामकृपाल जी को या राजीव प्रताप रूडी जी को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से रिवॉर्ड किया गया है, ऐसा प्रतीत नहीं होता? लालू प्रसाद यादव का दोनों ही पॉकेट बरो, सारण की सीट, पाटलिपुत्र की सीट, इन दोनों की वजह से लालू जी को हारना पड़ा। मीसा भारती हारी, उनकी पत्नी हारी, इसलिए कोई रिवॉर्ड आप मानते हैं? और कहीं ना कहीं ये मनसा भी आपको लगता है कि रामकृपाल जी को अब प्रोजेक्ट करने की कोशिश हो रही है यादवों के दूसरे नेता के रूप में? देखिए, लालू यादव जी सोशल सामाजिक न्याय के नेता हैं और सभी जाति बिरादरी के लोगों को उन्होंने सम्मानित करने का काम किया है और सबको ऊंचे उठाने का काम किया है समाज में। और जहां तक रामकृपाल यादव जी का मामला है, इसके पहले भी यादव लोग लालू यादव के खिलाफ में मंत्री केंद्र में रहे हैं। हुकुमदेव नारायण यादव और कई मंत्री रहे हैं केंद्र में, यादव में, वो कुछ नहीं कर सके। रामकृपाल यादव जी लालू यादव का ही चेला हैं और वो जानते हैं कि लालू यादव का नरेंद्र मोदी का गुणगान कर रहे हैं। ठीक है, नरेंद्र मोदी को कितना वो गाली दिए हैं आप सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं। देखिए, वो तो नीतीश जी ने भी लगातार लालू जी को गाली दिया था, लालू जी ने भी लगातार, लेकिन जो मजबूरी थी, लालू यादव और नीतीश कुमार की पहचान नहीं हो सकती है रामकृपाल यादव, क्या उसके तुलना मत कीजिए। लालू यादव और इसीलिए मैं समझना चाह रहा हूं वीरेंद्र जी, मैं इसीलिए समझना चाह रहा हूं कि क्या राजद के लिए राजनीति से निकले हुए 74 आंदोलन के वो लोग नेता हैं, लेकिन ये 74 आंदोलन के लिए नेता नहीं है रामकृपाल यादव। देखिए, ये समय के आंदोलन के नेता है तो उसकी डपली आप कब तक बजाते रहेंगे? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि आपको क्यों नहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि रामकृपाल यादव को प्रोजेक्ट जिस तरीके से किया जा रहा है और अगर जो मंत्रालय मिला है उसमें अगर वो बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो आपको नहीं लगता है कि लालू प्रसाद यादव, जिस तरह से लालू यादव को सबने मिलकर बदनाम किया, आज उससे ज्यादा मोदी जी हर जाति के लोग को, एक जाति को टारगेट कर उसको बढ़ने नहीं दे रहे हैं। और आप कहते हैं कि मंत्रिमंडल जाति नहीं, आप सोचिए, आप बस एक मैं कह दिया कि एक जाति को टारगेट कर लालू जी के यूपीए 1 में जब सरकार थी तो 7 राज्य मंत्री थे और 5 कैबिनेट मंत्री थे, और इनमें 3 कैबिनेट मंत्री है और 4 राज्य मंत्री है। जो कैबिनेट मंत्री थे उनको राज्य मंत्री का दर्जा मिला है, स्वतंत्र प्रभार। वो मांझी जी भी कह रहे थे, लेकिन सात नेताओं को मंत्रिमंडल में जो है जगह मिली है, अपने आप में आपको नहीं लगता कि ये इसके पीछे कुछ ना कुछ मंशा है मोदी जी की? मंशा है, किसी से कुछ पार नहीं लगेगा। आने वाले गठबंधन की सरकार बनने वाली है बिहार में, यहाँ जादू नहीं चलेगा मोदी जी का, नहीं चलेगा। और यहाँ इसके पहले कि भाजपा की प्रतिक्रिया ले और लालू जी का समीकरण काम करेगा। और यहाँ अजय आलोक जी, आप क्या तात्पर्य निकालते हैं कैबिनेट एक्सपेंशन से? बधाई देते हैं मोदी जी को, हमारे लिए खुशी की बात है। भारतीय जनता पार्टी ने 3 अपने अच्छे मंत्रियों को बनाया, राजीव प्रताप रूडी जी, रामकृपाल यादव जी, गिरिराज सिंह जी। ये तय करता है कि कितनी मजबूत जड़ें हैं भारतीय जनता पार्टी की। संघ से आए हुए लोग, आप मानते हैं उनको तोहफा दिया गया? नहीं, मैं तो कह रहा हूं जाति समीकरण, अरे जाति समीकरण को छोड़ दीजिए, आप लोग जाति में उलझ जाते हैं। मैं तो बधाई देता हूं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कि उनके पास कितनी मजबूत लीडरशिप है। ये इनके पास गिरिराज सिंह भूमियारों के नेता हैं, सीपी ठाकुर भोला सिंह चले गए हवा खाने, इनके पास रामकृपाल यादव हैं, लेकिन जन्म भर जिस संघ की विचारधारा को अपने साथ रखा हुकुमदेव नारायण यादव, नित्यानंद राय सरीखे नेताओं को भारतीय जनता पार्टी कोई पूछ नहीं रही है। हम बिहार में महादलित मुख्यमंत्री बनाते हैं तो हमारी ये लोग आलोचना करते हैं, और इस एक्सपेंशन में महादलितों को एक भी चेहरा नहीं मिला। प्रधानमंत्री बनते वक्त भरे मंच से चिल्ला के कहते थे ये भारतीय जनता पार्टी, जिसे लोग ब्राह्मण बनियों की पार्टी कहती है, एक पिछड़े का नेता आज प्रधानमंत्री बन रहा है तो लोगों पर सांप लौट रहा है। कहाँ है कोई पिछड़ा नेता? बधाई हो भारतीय जनता पार्टी को, इनकी कथनियां करनी कितनी अच्छी है और बिहार के साथ इन्होंने कितना अच्छा काम किया है। ये अलग अलग तरीके के आरोप आपको झेलने पड़ रहे हैं। नहीं, आरोप नहीं लगा रहा हूं मैं बधाई दे रहा हूं। ये भारतीय जनता पार्टी दिख रही है जो है। आप सफाई देना चाहेंगे? आप तो सफाई नहीं, और इस आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं भी वही दे रहा हूं कि आपने 32 सीट में
आप तो कमेंट में बधाई दे रहे हैं और जनता उससे प्रसन्न है। बिल्कुल और प्रसन्न होगी। इसलिए 32 में 8 उन्होंने बिहार को मंत्री जिसमें एक धर्मेंद्र के रूप प्रधान में भी हैं, दिया जो उड़ीसा है। के हैं। उड़ीसा के हैं लेकिन बिहार के कोटे में है। बिहार के तो- कोटे में कोटा जी। देने से क्या हो जाएगा? तो 8 रहने वाले मंत्री कहाँ उन्होंने के? दिया है। इससे साफ संकेत मिलता है जी कि ये बिहार को विकसित बिहार बनाना चाहते हैं। दो देना मजबूरी थी। बिहार को रामविलास आगे ले पासवान, जाना उपेंद्र चाहते कुशवाहा। हैं। कोई मजबूरी नहीं। रामविलास पासवान जी हमारे पास है, उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे पास हैं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे नहीं पास हैं, गिरिराज सिंह आपके जी हैं। गठबंधन के। हाँ, गठबंधन के हैं। उससे कोई गठबंधन, हम लोग 7 चुनाव लड़े हैं तो गठबंधन। देखिए इन्हें लेकिन परेशानी इन हो लोगों रही है, को- इन नाम लोगों को गिना रहे हैं कि परेशानी है। उन्हें मंत्रिमंडल में क्यों नहीं शामिल किया गया। हालांकि डिस्क्रिप्शन तो पूरी नहीं, तरह से आप प्रधानमंत्री बता जी रहे का था, हैं लेकिन इन्हें तकलीफ हो रही है। इस बात का जवाब इन दे दें लोगों को आप। तकलीफ यह हो रही है कि अब घबराहट में है ये लोग कि 8 मंत्री बिहार से पहले कहते थे इसको नहीं बनाया, उसको वही तो हम नहीं बनाया, समझना चाह रहे हैं उस कि आखिर जाति को घबराहट नहीं के पीछे बनाया, उस कारण जाति क्या को है। नहीं- उषा विद्यार्थी जी यही समझना है, मैं इनकी यही घबराहट समझा अगर रही आप हूँ। मानते हैं घबराए हुए मैं हैं तो उनके आलोक पीछे जी को कारण क्या यही कह है। रही हूँ कि घबराए हुए हैं। आप 8 मंत्री और दूसरे प्रदेश का भी एक लेकर 8 जोड़ रही हैं। हाँ, क्यों और नहीं? उस समय 1/4 7, 5, 12 था। 1/4 उस नहीं, समय ठीक है, अभी अभी आप अभी भारत 7 और 12 के आंकड़े पे हम और नहीं जा रहे हैं आपके धीरेन्द्र जी, घबराहट लेकिन हम में जानना आप चाह रहे हैं कि कह रहे हैं घबराहट के पीछे कारण आखिर क्या है। ऐसे अगर- भाजपा क्या समझती है। कि नहीं, मेरी समस्या यह नहीं है। नहीं समझती बिहार क्या के है, मैंने लोग- पूछा आपकी समस्या नहीं, आप क्या समझ रहे हैं, क्यों घबराए हुए हैं ये लोग। ये लोग इसलिए घबराए हैं कि जब पहले कहते थे कि इसको नहीं, इस जाति को नहीं बनाया, इस जाति को नहीं बनाया, उसको नहीं बनाया, उसको नहीं बनाया, उसको नहीं बनाया। अब देख रहे हैं कि इतने मंत्री हो गए तो बिहार का निश्चित रूप से कुछ विकास होगा। और जो हम बोलते थे अब वो पूरा हो गया। अब इनके पास जब कोई रास्ता नहीं था, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों नीतीश जी, मुलायम जी, देवगौड़ा जी, अब ये लोग बैठ करके एक ऐसा रणनीति बनाया कि अब सब मिलो कांग्रेस को फिर और से सब साफ कर मिल दिया। को यहाँ महागठबंधन में कांग्रेस साथ थी, अब महागठबंधन से उसको कांग्रेस हटा के सफा और है। हम लोग केने प्रकेने कैसे नरेंद्र मोदी को हम लोग पीछे कर सकते हैं। लेकिन बिहार चलिए की आपको थोड़ा सा जनता- रोकना हमारी नहीं, मजबूरी है, मैं हमें ब्रेक रोकना- लेना होगा। ब्रेक के बाद आप अपनी बातों को रख सकते हैं, लेकिन इस चर्चा को हम इसी बिंदु से ब्रेक के बाद उठाएंगे। मैं रामकृपाल यादव ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं रामकृपाल यादव ईश्वर की शपथ लेता हूँ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से बड़ी बहस में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं सत्ते से सत्ता। उषा विद्यार्थी जी, आप अपनी बातों को पूरा नहीं कर पाई थी। इसके पहले कि मैं दूसरा सवाल पूरा कर आपसे पूछूं, आप अपनी बातों को फिर से रखना चाहेंगी। देखिए, हमने कहा कि इन लोगों को जब एक अच्छी उपलब्धि मिली है बिहार को, जब बिहार में हमारे 8 मंत्री मिले हैं, और तब इन लोगों को लग रहा है कि अब जो चीज़ हम फ्रंट पर रखते थे अब उसमें बाधा आई है। तब क्या है, अब इस जाति से नहीं है तो इस जाति से नहीं है तो इस जाति के, आखिर हमारे मंत्री हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और इस लोकतंत्र में सब जाति, सब धर्म, सद्भाव की बात करते हैं। और उसमें जो सक्षम हैं, जो अनुभव है या जो काम कर सकते हैं, 32 साल में अनुभव राजद में लिया। नहीं, कम से कम नहीं अनुभव से कैबिनेट का अनुभव नहीं किया ना। रामकृपाल जी को। नहीं किया ना। रामकृपाल जी ने लालू यादव की बच्ची मीसा भारती हैं, उसको हराया। एक तरफ आप देख रहे हैं रूढ़ी जी ने अवार्ड नहीं, रूढ़ी जी ने वहाँ राबड़ी जी को हराया। तो निश्चित रूप से एक बड़ी जो ताकत है उसको हराने का काम किए हैं। और इस मगध के नहीं जाजी, और इस मगध रेंज के एक मंत्री बने हैं, वो भी अच्छा मंत्रिमंडल उनको मिला है, पेयजल और स्वच्छता। तो निश्चित रूप से इस इलाके के लिए बड़ी उपलब्धि। किस चीज का? गिरिराज सिंह जी को रिवॉर्ड किस चीज का? पाकिस्तान भेजने का। पाकिस्तान भेजने का जो उन्होंने कहा था कि जो लोग मोदी का नहीं, जो लोग वो बिहार में हमारे मंत्री रहे हैं, बिहार सरकार के मंत्री रहे हैं, उस एक्सपीरियंस पे केंद्र को भी चलाएंगे, इसलिए आप मानते हैं। यानी कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता दूसरे जो नेता है अश्विनी कुमार चौबे की हम बात कर लें, सीपी ठाकुर जी का हमने बयान सुनवाया, हम एक बयान आपको और सुनवाते हैं। महबूब अली कैसर साहब कांग्रेस में थे और उसके बाद लोजपा का दामन उन्होंने थामा। एकमात्र इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, चुनाव लड़ा था और उसके बाद जीत करके आए। क्या कहना है, हम सुनवाते हैं आपको और अपने दर्शकों को। इलेक्टेड मात्र है, वो तो यूएसपी तो फैक्ट है, इसमें मेरा मानना या नहीं मानने से कोई। और ऐसे में अगर आप मंत्री बन जाते तो आपका यूएसपी और बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है कि आदमी स्टेचर बढ़ता है। एनडीए को फायदा मिलता है।
आदमी को काम करने का मौका मिलता है। एनडीए का जब अगर ऐसा एनडीए सोचेगी तो ज़रूर मौका देगी आगे। भविष्य में उम्मीद है? ज़रूर उम्मीद है, उम्मीद क्यों नहीं रहेगी, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। और देखिए उम्मीद तो इनको है, लेकिन इस बार एकोमोडेट नहीं किया उषा विद्यार्थी जी। मैं क्यों ये सवाल और क्यों इनके बयान को आपको दिखाया, मेरा ये मानना है कि एमओआई समीकरण पर लालू प्रसाद यादव 15 साल तक राज कर सकते हैं। और अभी फिर जब बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट या बहुत सारे दूसरे लोग, बहुत सारे विपक्षी उनको राइट ऑफ कर रहे थे, तो एकाएक हमने देखा कि उपचुनाव में फिर से उभर करके खड़े हो गए। लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए तो एकमात्र राजद ऐसी पार्टी थी जिसका कि वोट प्रतिशत लगभग इंटैक्ट रहा, बल्कि थोड़ा सा इंक्रीज भी हुआ था। आपको नहीं लगता अगर महबूब अली कैसर जैसे चेहरे को भी आप एकोमोडेट कर लेते तो शायद पूरी तरह से सेंध लगा सकते थे एमओआई समीकरण पे, सोशल इंजीनियरिंग पे? उषा विद्यार्थी जी, देखिए 8 मंत्री जब हमारे बनाए गए हैं, ठीक है, अभी कैसर साहब कहा कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, और हमारे 2 मंत्री हैं वहाँ पर बिहार से तो नहीं है, लेकिन 8 के बाद अगर ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी को लगेगा कि आवश्यकता महसूस होगी कि हाँ हम और भी मंत्रिमंडल में विस्तार कर सकते हैं, क्योंकि जो संख्या 15% जो जितने हमारे लोकसभा के सदस्य उसमें हम बना सकते हैं, अगर उनको ऐसा लगेगा कि इस क्षेत्र में हम बना सकते हैं जिसमें बिहार का कुछ और विकास होगा, जो तो उनका ध्येय है कि मेरे बिहार पर मेरा ऋण है, मैं बिहार को वो विकसित देखना चाहता हूं, बिहार को जो इतनी बड़ी संख्या में हमको वोट 32 की संख्या में मिला, तो निश्चित रूप से आगे आने वाला में दिन में क्या होगा, राजनीति है, पॉलिटिक्स है, इसमें फिर विस्तार हो सकता है, फिर कुछ हो सकता है। इसमें हम आज आपके टीवी चैनल से कुछ नहीं कर सकते कि ऐसा हो गया तो ये इंड हो गया या आगे कुछ नहीं हो सकता है। मोदी जी के अलावा कोई और नहीं कह सकता। मोदी जी बिहार को विकसित देखना चाहते हैं, उस संदर्भ में उन्होंने मंत्री में अच्छे मंत्री की अच्छी संख्या दी है, आगे और डॉक्टर अजय आलोक जी, उषा विद्यार्थी जी के बयानों से क्या तात्पर्य निकाला जाए? क्या ये मान लिया जाए कि जैसे जैसे चुनाव की आहट, चुनाव की सरगर्मियां बिहार में खासतौर से तेज होंगी तो शायद महबूब अली कैसर जैसे नाम भी शामिल हो सकते हैं? मैं आपको अभी उषा जी की बात सुन के एक बात मुझे याद आया। चुनाव के समय प्रधानमंत्री जी कहते थे मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, उनका नारा होता था गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। एनडीए के यूपीए के मंत्रियों की संख्या गिनाते थे कि अभी हम गवर्नेंस की चर्चा नहीं कर रहे। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वो कहते थे कि यूपीए ने 78 मंत्री बना के देश के खजाने पे बोझ बढ़ा दिया। आज इनकी मंत्रियों की संख्या 66 ऑलरेडी हो गई है। अब ये कहते हैं कि थर्ड एक्सपेंशन, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अब थर्ड एक्सपेंशन करेंगे तो 78 से भी आगे बढ़ेंगे, तो कहाँ गया मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट? वो बात भी खत्म हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ, दूसरी बात कह रहा हूँ कि ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं है प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव। दूसरी बात आप बाद में कहेंगे, दूसरी बात आप बाद में कहेंगे। अभी आपके जवाब में ही एक सवाल भी नहीं थे। सवाल ये नहीं थे, आपने कहा कि मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। सवाल ये भी उठता है कि जिन चेहरों को शामिल किया गया है उनमें से कई ऐसे चेहरे हैं जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, यानी उसी पे गवर्नेंस की प्रायोरिटी मैं उसी पे आ रहा था। है क्या? मैं उसी पे आ रहा था। देखिए इस एक्सपेंशन में या मोदी जी के कैबिनेट में, मोदी जी के कैबिनेट में या इस एक्सपेंशन में अगर आप टोटल मंत्रिमंडल देखेंगे तो एक बात मैं बता देता हूं कि अनुभव और वरीयता और काबिलियत तीनों में से किसी चीज की नोटिस नहीं ली गई है, ताक पे रखा गया। अगर आप ये नहीं होता तो स्मृति ईरानी जो ग्रेजुएट होने पे जिनके प्रश्न चिन्ह है वो हमारी एचआरडी मिनिस्टर है। एक रेप के इल्जाम में फेस करता हुआ आदमी फरीदाबाद का सांसद हमारा मंत्री है। तमाम ऐसे ऐसे चेहरे हैं, मुरली मनोहर जोशी जैसे सीनियर आदमी, आप किसी को भी ले, यशवंत सिन्हा लें, शत्रुघ्न सिन्हा लें, बिहार में एक से एक काबिल लोग थे जिनको बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया, चाहे वो हुकुमदेव नारायण यादव हों, 5 बार के एमपी हैं। आप अश्विनी चौबे का ले लीजिए, यहाँ बिहार सरकार में मंत्री थे। शत्रुघ्न सिन्हा जी का ले लीजिए, पहले भी केंद्र कैबिनेट मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्रालय था। एम्स की यहाँ पे पटना में एम्स में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो काबिलियत और सीनियरिटी को कोई वरीयता नहीं दी गई। यहाँ एक ही चीज, एक ही मंत्र है, जो मोदी माला जपेगा उसको फल मिलेगा। गिरिराज सिंह जी को फल मिला और पाकिस्तान भेजने का पासपोर्ट। भाई वीरेंद्र जी, इसके परे भी तो कुछ बात है। मोदी माला जपने की ही सिर्फ बात नहीं है, बात यहाँ पर है एक तीर से कई शिकार, कई निशाने।
अरे आपको नहीं लग रहा क्या होता है, भाई वीरेंद्र जी? कितने होते हैं पहले तो भारतीय एक तरफ से कई जगह निशाने लगाए जा रहे हैं, आपको नहीं लगता? एक तरफ रिवॉर्ड भी कर दो, इनाम भी दे दो, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं चुनावी गणित, चुनावी समीकरण पर भी नजर आप डाल सकते हैं इस एक्सपेंशन से। वीरेंद्र जी, आपकी टिप्पणी नहीं मिलेगी। अभी सीपी ठाकुर का बयान देखा, अब बाकी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बयान देखिए। बयान नहीं दिया है, उन्होंने कहा है अपने घर को संभाले पहले, तब निशाना लगाते रहेंगे। सीपी ठाकुर ने कुछ भी नहीं भाई कहा। वीरेंद्र जी, आपकी टिप्पणी, आपको क्या लग रहा है, आप क्या महसूस कर रहे हैं? और आप जानते एक तीर से हैं कई कि निशाने लगाए जा रहे हैं। देखिए, इनके निशाने कहीं नहीं और कहीं इशारा भी नहीं है। बल पर है, और उन्होंने कुछ ये गलत ठीक नहीं कहा कहा है है। आलोक जी ने, उन्होंने कहा कि अनुभवहीन लोगों को मंत्री बनाया गया है। और वैसे जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, नेता थे, उनको दरकिनार कर और जो मोदी जी का गुणगान करता था, उस आदमी को ये मंत्रिमंडल में शामिल करने का। लेकिन आप ये बोल रहे हैं कि मोदी जी हार्ड टास्क मास्टर भी हैं। तमाम जितने भी मंत्री हैं वो टाइम पर ऑफिस पहुंचना शुरू हो गए। मंत्रियों की कोई अहमियत नहीं है, जो ऊपर आसमान का भी घोटाला कर दिया और कोयले का भी नीचे घोटाला कर दिया, सारे चीजों का घोटाला किया। वैसे मंत्री चाहते हैं कि बने भारतीय जनता पार्टी के बाद 11 चलिए नहीं, एक चीज आलोक चर्चा को हम काफी आगे बढ़ा चुके हैं। आलोक जी ने जो कहा राजनीतिक टिप्पणी काफी सुन चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिसिस थोड़ा सा ले लेते हैं। वस्तुस्थिति क्या है? नवल जी, नवल जी हम आ रहे हैं, मैडम आपके पास फिर आ रहे हैं, तुरंत आ रहे हैं। नवल जी से हम समझ लेते हैं। मुझे खतरा यह है मेरे लिए कि मैं अगर आरजेडी की आलोचना कहूं तो लोग समझेंगे बीजेपी की तारीफ कर रहा हूं, जेडीयू की करूं तो वही खतरा है। लेकिन फिर खतरा तो मोल लेना होगा। वो खतरा कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी मंडराता है। मैं खतरे की आरजेडी मुझे कहने दीजिए जी, सिद्धांत की बात कीजिए। आरजेडी के प्रतिनिधि शायद इस प्रश्न का जवाब देना चाहेंगे कि लालू जी जब सीधे मुख्यमंत्री बने थे 90 में, कौन सा अनुभव था मंत्री का? राबड़ी जी किचन से, सम्मान करता हूं महिला का विशेष और राबड़ी जी का भी, आपने एक, क्षमा करेंगे इस शब्द का प्रयोग करने के लिए, वर्चुअली इलिटरेट को आपने मुख्यमंत्री बना दिया। अनुभव की तो बात छोड़ दीजिए, क्या हम बात कर रहे हैं? जब नीतीश जी भी सत्ता में आए थे तो मंत्री 2 साल शायद थे, 2-3 साल, मुझे बोलने दिए, केंद्र मंत्री रह चुके मैंने देखिए ये पहली बार बने थे तो क्या थे? पहली बार कोई ना कोई पहले तो इसीलिए लेट मी आंसर, प्लीज हमको बोलने दीजिए। पहली बार इसीलिए ये सब। अब आइए, जिनका गुणगान ये महागठबंधन कर रहा है कांग्रेस का, आज भी आप कल्पना कीजिए, राजीव जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो सीधे पायलट से देश के पायलट बन गए। आज उनके बारे में आप पूछिए आरजेडी को और नीतीश जी को क्या कहना चाहेंगे। इसलिए देखिए, उस प्रश्न पर किसी का रिकॉर्ड ऐसा नहीं है। और कई माने में जो यंग है, हम तो आलोक को आज भारत का कैबिनेट मिनिस्टर बना दे तो मैं कह सकता हूं बहुत से ऐसे अनुभवी से बेहतर ये प्रदर्शन करेंगे। मैं आज कह सकता हूं आलोक, और आई मीन इट। तो ये हमेशा वो यूनिफॉर्म रूल लागू नहीं होता, पहली चीज। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से प्रधान जी को जोड़ा गया, मैं समझता हूं हम एक मंत्री जो कैबिनेट मंत्री हुआ है देश में आज, मैंने कैबिनेट में, उसको भूल रहे हैं। शायद बधाई देना आप चाहेंगे। वो बिहार का लड़का है, बिहार में जन्म हुआ, बिहार में पढ़ा, मेरा विद्यार्थी है नड्डा, जेपी नड्डा। देखिए, मैं नहीं कहता, लेकिन उसको मत भूलिए, जेपी नड्डा पटना का लड़का है, पटना में पढ़ा है। मैं इसका यह कह करके, इसलिए उन चीज़ों पर बहुत जाने की जरूरत नहीं है। और जहाँ तक महादलित का है, मैं ये लाइटरमैन में कह रहा हूँ, कौन जानता है कि जीतनराम मांझी जी कहीं बीजेपी में चले जाए तो वो समस्या हल हो जाएगी, जो रफ्तार हम देख रहे हैं। लेकिन मैं कहना यह चाहूँगा कि हमको बहस करनी चाहिए बिहार के मुद्दों पर, खास करके एक बात से चिंता मुझे होती है, चाहे बीजेपी करे, आरजेडी करे, जेडीयू करे, एक सीमा के बाद संतुलन के नाम पर, सामाजिक संतुलन के नाम पर, समभाव के नाम पर हम जाति को मोबिलाइज करते हैं। इससे नुकसान सबको होगा, इस देश की राजनीति को हो रहा है। निश्चित रूप से मोदी जी इसके अपवाद नहीं है, उन्होंने निश्चित रूप में इसके अपवाद नहीं है, जी नहीं, हमारी मजबूरी है। थोड़ा सा आपको रुकना चाहूंगा, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। मोदी भी नहीं हो सके अपवाद। मैं रामकृपाल यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं।
रहता है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से बड़ी बहस में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं सत्ते से सत्ता। एक्सपीरियंस को शायद बहुत तरजीह भले ना दी गई हो मोदी के कैबिनेट एक्सपेंशन में, बट इतना तो तय है कहीं ना कहीं निशाना लगाया जा रहा है जातीय समीकरण पर, कहीं ना कहीं जबरदस्त तरीके से बांटा जा रहा है इनाम। नवल किशोर चौधरी साहब, आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे। हम समझना चाहते हैं, एक्सपीरियंस की बात उठाई विपक्ष ने, दूसरी तरफ हमने जातीय समीकरण की तमाम बातें कर ली। राजपूत, भूमिहार, कायस्थ, कुशवाहा, यादव, पासवान, ऐसी जातियां जो कहीं ना कहीं डिसाइसिव रोल प्ले करती हैं हर इलेक्शंस में। आप पूरे तौर पर निष्कर्ष क्या निकाल रहे हैं? देखिए, निष्कर्ष स्पष्ट है कि बिहार में आज भी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को स्वीकार किया जा रहा है और माना जा रहा है कि बिहार में जातियों को गोलबंद कर चुनाव जीता जा सकता है, सत्ता हासिल किया जा सकता है। पिछले वर्षों में मेरा मानना है कि पहले आपने कहा मोदी अपवाद नहीं है। हाँ, मोदी अपवाद नहीं। मैंने सीधे कहा कि मोदी जी ने भी रियल पॉलिटिक्स, जिसको रियल पॉलिटिक्स कहते हैं, वो किया है और उन्होंने उसको ध्यान में रखा है। निश्चित रूप से उन्होंने एक खास जाति के वोट को अपनी ओर मोड़ने के लिए खास जाति के मंत्री को बनाने का इसमें एक्सपेरिमेंट किया है। इसका परिणाम क्या होगा वो बात का, लेकिन कोशिश है। और मैं मानता हूं कि बिहार में आज भी जाति प्रभावकारी है। अगर ये प्रभावकारी जाति नहीं होती, कहीं ना कहीं ऐसा निर्णय लेंगे। लेकिन पॉलिटिकल साइंस के एक विद्यार्थी होने के नाते मैं आपसे एक चीज और समझना चाहता हूं। अब जैसे हम रामकृपाल यादव की बात कर रहे हैं, 30-32 साल तकरीबन राजद के साथ, अब नरेंद्र मोदी का गुणगान करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको लगता है आने वाले दिनों में, और खास करके 2015 में जब बिहार में चुनाव होते हैं, उसके पहले क्या हम रामकृपाल यादव के कद में इस कदर का इजाफा देखेंगे? क्या उसी तरीके का, जिस तरीके का कि मोदी का कद बढ़ाया गया था 2010 से ही लगातार, क्या उसी तरीके का कद बढ़ेगा रामकृपाल यादव का, ताकि ये यादवों के एकमात्र नेता कहे जाने लगे? देखिए, यहाँ यह आसान काम नहीं होगा रामकृपाल जी के लिए। उसका दो कारण है। आज भी लालू यादव जी को यहाँ के यादव इन जनरल मानते हैं कि वो उनके नेता हैं, हालांकि उसमें सेंध लगी थी। आप जानते हैं कि लालू यादव जी मधेपुरा से चुनाव हारे, और ये कोई साधारण बात नहीं है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि लालू यादव जी हारेंगे, मधेपुरा से हारेंगे, जो कहा जाता था रोम पोप का और मधेपुरा गोप का। कहने का मतलब यादवों का एरिया है और प्रभाव रहा है, समाजवादी आंदोलन का गढ़ रहा है मधेपुरा, और ये दोनों आंदोलन की जगह रही है, लेकिन हारे। लेकिन आज भी उनकी जड़ें हैं, जात में है, धर्म में उनकी जड़ें हैं, और शायद आज उनकी यही एकमात्र पूंजी है। उन्होंने क्रेडिबिलिटी लूज की है, वो जेल गए हैं, स्वाभाविक रूप से नहीं कर। जहां तक जेपी आंदोलन की बात हो रही थी ना, किस जेपी आंदोलन की बात हम कर रहे हैं? मैंने भी भाग लिया था जेपी आंदोलन में, मैं शिक्षक बन चुका था। एंटी कांग्रेसिज्म तो समाप्त हो ही गया, उसकी गोद में कांग्रेस में चले गए। सारी नीतियां जो जेपी जिसकी आलोचना करते थे, आज वे नीतियां कांग्रेस उसका प्रतीक बन गई, फिर भी वहां गए। वो भ्रष्टाचार जिसके खिलाफ जेपी आंदोलन हुआ था, आज भ्रष्टाचार का आरोप, इसलिए वो सब कोई बात नहीं है। ये पॉलिटिक्स का ये ग्रुपिंग है। मैं मानता हूं कि आज उनकी सबसे बड़ी सिद्धांत को गौन कर दिया। जी, सिद्धांत का नाम क्या? उनकी सबसे बड़ी पूंजी उनकी जाति है और मुसलमानों में उनकी पैठ है, और आज वह कुछ हद तक जरूर बरकरार है। और मैं समझता हूं अगले वाले चुनाव में रामकृपाल जी के लिए इतना डिफिकल्ट होगा उस स्ट्रॉन्ग होल्ड में सेंध लगाना। फिर भी कोशिश है कि रामकृपाल जी के बारे में एक बात आप जान लीजिए। एक चीज तो है, रामकृपाल या हम राजीव प्रताप रूडी की बात करें, इन्होंने लालू प्रसाद यादव से पॉकेट बोरो को छीन लिया। हाँ बिल्कुल, अरे उनमें और गुण है। देखिए, रामकृपाल जी का एक पॉपुलर इमेज है, वो लोगों के बीच जाते हैं,
स्वाभाविक रूप से उसका लाभ उनको मिलता है। युवक है, शायद आने वाले दिनों में वो यादवों के एक नेता के रूप में उभर पाए, उभर सकते और हैं। वो लालू जी इसकी के लिए संभावना खतरे की है, घंटी पूरी हो सकता तरह है। उसको नकार नहीं सकते। पूरी तरह से दूसरी नकार। बात जो बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कर रहा हूं, जो चिंता की बात है मेरे लिए, ये मंत्रियों की बात करते हैं हम लोग कि कितना मंत्री मिला, गिन रहे हैं। ऐसा वक्त है जहां 4-4, 5-5 कैबिनेट मिनिस्टर, पावरफुल कैबिनेट मिनिस्टर बिहार में रहा। अब बिहार का कुछ नहीं हुआ। हम क्या बात कर रहे हैं? एक ब्राह्मण के हो जाने से ये ब्राह्मणों का कल्याण, भूमिहार के हो जाने से भूमिहार, राजपूत का राजपूत, किस दुनिया में है? ये पार्टी का भी प्रतिनिधित्व ये लीडर्स आमतौर से नहीं करते हैं, व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं। दुखद सत्य यह है। इसलिए सवाल है, बिहार का जो मुद्दा हमारा है, इश्यूज है जो बिहार के विकास का, बिहार के स्पेशल स्टेटस का, इसकी बात कौन करता है? इसके पहले और मैं उसी से इवैल्यूएट करूंगा, मंत्रियों की संख्या से नहीं, जाति से नहीं। डॉक्टर जालोद जी, हम समझना चाह रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, अभी गवर्नमेंट को तवज्जो मिल रहा है या गवर्नेंस को? मैं आपको बता रहा हूं, ना इसमें गवर्नमेंट को तवज्जो मिल रही है, ना गवर्नेंस को तवज्जो मिल रही है। अब आपको मैं एग्जांपल से प्रूव कर देता हूं, बस 2 मिनट मुझे दीजिए अनइंटरप्टेड। 10 सितंबर 2014 यहाँ पे आप देख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से सर्कुलर निकला हुआ है जी, जिसमें क्लियर कट ब्यूरोक्रेट्स, रिस्पेक्टिव सेक्रेटरीज को ये ऑर्डर है कि जो भी इंपॉर्टेंट फाइल है उसमें मिनिस्टर्स को बाइकआउट करके, बाईपास करके डायरेक्टली पीएमओ में दे दी जाए। ये कैबिनेट सेक्रेटरी का नोट है, मेरा नोट नहीं है। अब जब ये थिंकिंग इस गवर्नमेंट की है कि जो मिनिस्टर से कोई रोल ही नहीं है, उसके सेक्रेटरीज डायरेक्टली पीएमओ में जा सकते हैं, तो वो 65 मंत्री बनाए, 78 मंत्री बनाए, कोई जवाब नहीं बनने वाला। या और आप इस पर जवाब ले लें। दिस इज अ वन मैन कैबिनेट, वन मैन प्राइम मिनिस्टर एंड वन मैन कैबिनेट, और एक के बाद सीधे 11 आता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कैबिनेट सेक्रेटरी का नोट है, ये कैबिनेट सेक्रेटरी का नोट है, वही बात कर रहे हैं। और ये 10 सितंबर को इशू हुआ है। एक मिनट आलोक जी, ये 10 सितंबर को बिहार में इशू हुआ जिस प्रकार से नीतीश तो जी ने जो किया कि मंत्री हैं और सारा पावर उनके पास था, अगर नीतीश जी इसीलिए ऐसा आलोक करते हैं, जी ये नरेंद्र पता मोदी नहीं जी को भी किस ऐसा ही मैगजीन करना का- चाहिए। इस कैबिनेट सेक्रेटरी का नोट नहीं है, मुझे तो ऐसा नहीं विश्वास हो सकता है और कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं 2-3 बात मेरा भी तो ये वन मैन कैबिनेट, जैसा कि चौधरी जी ने कहा, अभी आलोक जैसे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, बिना अनुभव के लोगों को बना दिया गया। तो क्या मंत्री बनाने के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है? जो सक्षम व्यक्ति है उसको मंत्री बनाया जाता है। और चौधरी साहब ने जो कहा कि राबड़ी देवी बनी थी तो क्या उनको अनुभव था, और राजीव गांधी जब सीधे पायलट से आए थे तो क्या अनुभव था, राहुल जी अभी प्रधानमंत्री बनने के लिए ललायित थे, कौन सा ट्रेनिंग लिया था, क्या कभी मंत्री रहे, कभी क्या अनुभव था? तो ये अपनी चीज नहीं दिखती है और आप लोग तुलना करते हैं नरेंद्र मोदी से। कहाँ राजा भोग और कहाँ गंगू तेली वाली हाल है। वो यूपीए सरकार की बात करते हैं, जिस यूपीए सरकार में ऐसे मंत्री थे, तो क्या आप चाहते हैं देश को वैसा मंत्री देना कि आकाश भी लूट ले, पाताल से कोयला भी लूट ले, आकाश भी लूट ले, पाताल हम भी चाहते हैं कि जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर कचरा भी पी जाए, ना हो, चारा भी हम भी चाहते हैं कि गुड गवर्नेंस हो। वाले मंत्री बीमारू स्टेट की कैटेगरी से बिहार में आ गया है। अब जब चला जाए, हाथी पे बैठ के चला अब कैबिनेट एक्सपेंशन तो हो चुका, हम इस बात पे चर्चा कर चुके, उषा विद्यार्थी जी, हम इस बात पे चर्चा कर चुके कि आखिर मंशा क्या है। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, उषा विद्यार्थी जी, क्या उपचुनाव के जो नतीजे आए थे, जबकि एक तरीके का नारा हमने सुना था कि अब लालू और नीतीश छोटे भाई बड़े भाई साथ में आ चुके हैं, तो शायद वो तकरीबन 46% का वोट शेयर इनके पक्ष में जाएगा। क्या ये भाजपा के लिए खतरे की घंटी है? और इसी के बाद आपने उसके मद्देनजर इस तरीके का कैबिनेट एक्सपेंशन किया है। बिल्कुल, उससे उस समय का जो माहौल था, इसके पहले भी ऐसा हुआ है कि जब भी जनता को कोई मुद्दा नहीं दिखता है, कोई अचीवमेंट्स नहीं दिखता है कि हमको अचीव कारणों पर नहीं जा रहे, हम परिणाम पे जा रहे हैं। जो परिणाम आया वो परिणाम आपको कितना प्रेरित करता है? नहीं, उस परिणाम में इसलिए नहीं, उस परिणाम से ये प्रभावित हुआ है क्योंकि ये परंपरा भी रही है कि एक बार जो एक्सपेंशन हो गया, फिर नेक्स्ट में जैसे जैसे आवश्यकता महसूस, इतने विभाग हैं तो क्या सारे विभाग में एक एक मंत्री को 2-2, 3-3 विभाग उस समय दिया गया, विचार करने के बाद अभी एक्सपेंशन हुआ। और नहीं तो क्या उतने मंत्री अगर कम, जैसा कि उन्होंने कहा कि इतने बेवकूफ नहीं है, वो भी समझते हैं कि एक्सपेंशन तो हुआ है, एक्सपेंशन हुआ है, लेकिन हम राजनीतिक दल के जब राजनीतिक हम मकसद भी साफ है, हम राजनीतिक दल के लोग हैं, ठीक है, बिहार में जबरदस्त क्यों नहीं बिहार में अच्छा माहौल बनेगा, बिहार को लगेगा कि हमारे मंत्री भी हैं तो हमको उसका लाभ होगा।
प्रदर्शन उपचुनाव हुए, उसमें क्या प्रदर्शन हुआ इनका? उपचुनाव में क्या प्रदर्शन जब होगा? हम उपचुनाव में कोई मुद्दा ही नहीं होता है। बनाए। वीरेंद्र जी, आप बहुत खुश हो रहे हैं उपचुनाव के नतीजे से, 2009 के परिणाम को आप शायद भूल रहे हैं। और अभी अब महागठबंधन की नींव रखी जाती है भाई वीरेंद्र जी, बिहार में और हरियाणा जाते आते इसकी सांसें टूट जाती हैं। इस पर आप नहीं गौर करते हैं? आप चुनाव के नतीजे से बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। कहीं कोई महागठबंधन नहीं था हरियाणा में। नीतीश जी कांग्रेस के खिलाफ प्रचार कर रहे थे, ठीक है, लालू जी कांग्रेस के पक्ष में प्रचार कर रहे थे, क्योंकि वो जनता दल के घड़ा थे जो चौधरी चरण सिंह, ये देवीलाल जी के लड़के चौटाला जी के नेतृत्व में वहां चुनाव लड़ा जा रहा था। वो भी जनता दल के घर दोनों तरफ जस्टिफिकेशन है। पूजन जी, पुराने जनता दल के वो अपने चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से ये पूछ लीजिए, 5 मंत्रालय इनके पास थे, आज मिला के 8 मंत्रालय हो गए, 6 महीने की सरकार हो गई मोदी जी की। 6 महीने में बिहार के लिए 6 काम क्या किए इन्होंने बता दें। बिहार में क्या क्या काम नहीं हुआ, 6 काम बताएं केंद्र के द्वारा। सबसे पहला बात कि महंगाई रुक गई, डीजल का दाम कम हुआ, पेट्रोल का दाम कम हुआ, डीजल और पेट्रोल का दाम कैसे कम हुआ? कम से कम यहाँ पर बैठे तमाम लोग जानते हैं और हमारे क्या किए बताइए। डीजल और पेट्रोल की कीमतें इंटरनेशनल जो आप लोग नहीं खोल सके, की कीमतों पर निर्भर है। 6 महीने में 6 काम बिहार के लिए क्या किया इनके मंत्रियों ने? आप बताइए ना कि आप 65 सालों में आपने क्या किया? आप जवाब उसका दीजिए जनता को। आपने 65 सालों में आपने क्या किया? सर, एक उषा जी को सुन लेते हैं, बहुत सारे आरोप लगे, उषा जी को क्या कर सकते हैं? 65 सालों में और उससे उल्टा काम कर सकते हैं उषा जी को। फिर सवाल तो ये भी खड़े हैं, 15 साल में राजद ने क्या किया बिहार में? आपने 65 साल में पहले क्या तो ये जवाब दें, इन्होंने झूठ बोलकर गलत बयानी कर और सत्ता में आने का गलत बयानी किसने की थी? नीतीश जी के बयानों पर गलत बयानी कर देश का सत्ता पाने का काम किया। उषा जी को सुन लेते हैं, कोई नौकरी देंगे, किसी की भी आवाज दर्शकों तक नहीं जा रही है। 4 महीने में क्या चाहते हैं जब आप लोगों ने 65 सालों में नहीं 6 महीने में 6 काम बताइए ना। आप हम सुन लीजिए, 65 सालों में जब आपने नहीं किया, केवल अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो 5 साल की जो सरकार रही, उसके बाद बीपी सिंह का हो, चरण सिंह का हो, जिनका भी हो, मिला जुला कर जो 65-66 साल जो हुआ, उसमें आपने क्या दिया देश को? और अब 4 महीने में क्या चाहता है कि आसमान से तारा तोड़ के लाए? 6 महीने में 6 योजना बता दीजिए। भारत का भाग्य अगर बदलेगा, योजना की बात कर रहे हैं, सरकार में बदलेगा, भारत का भाग्य बदलेगा, नौजवानों का अगर पकड़ाने का जो वादा करते थे। चलिए, हम वहां पर विषय से भटक रहे हैं, लेकिन भाई वीरेंद्र जी, मैं कहना चाहती हूँ 1 मिनट कि जो काम हुए हैं 4 महीने में, 6 महीने में 6 काम, 65 साल में जो नहीं हुआ, 65 साल छोड़िए ना, 6 महीने हम विषय से भटक रहे हैं। चलिए, हम विषय से विषयांतर हो रहे हैं। नवल जी, मैं आलोक जी को भी बताना चाहता हूँ और गंभीर विषय पर बात कर रहा हूँ। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का नारा दिया था, ठीक ही कहा आलोक जी ने। देखिए, मंत्रियों की संख्या से गवर्नमेंट के आकार का आंकलन करना ठीक नहीं होगा। संभव है 100 मंत्री आप बना लें, संक्षेप में वक्त की बहुत कमी स्टिल है। गवर्नमेंट जीरो है। जिस तरह की नीतियां सरकार ले रही है, प्राइवेट सेक्टर को हैंडओवर कर रही है, इसीलिए मंत्रियों की संख्या बढ़ने से कुछ नहीं होता है। लेकिन जिस तरीके से कैबिनेट का एक्सपेंशन होता है, वो क्या खतरे की घंटी लग रहा है? अंतिम टिप्पणी भाई वीरेंद्र जी, सर वक्त की थोड़ी कमी, नवल जी माफी चाहूंगा। गवर्नमेंट को प्रशासनिक पदाधिकारियों और अन्य चीजों पर गवर्नमेंट का मतलब है वो मंत्री पर खर्च से कम नहीं। बड़ी बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट का मतलब होता है गवर्नमेंट का एक्शन, स्टेट इंटरवेंशन। स्टेट इंटरवेंशन वो अभी देखना बाकी है कि कितना होगा आखिर स्टेट इंटरवेंशन। मिनिमल हो रहा है, आप देख लीजिए नीतियां आ रही है, उस पर दूसरे दिन बात करेंगे। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, जो कैबिनेट सेक्रेटरी के नोट की बात की है, अगर यह है तो आप एक दिन बहस कीजिए, बहुत गंभीर बात है और मोदी जी के डिक्टेटर होने की जो आशंका है उसे बल मिलता है। लेकिन जेडीयू को यह मॉरल राइट नहीं है। मैंने 30 जनवरी 2008 को जेएनयू के फॉर्मल लेक्चर में कहा कि बिहार इज नॉट रूल्ड बाय अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एज मैंडेटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स रूल्ड बाय अ काउंसिल ऑफ सेक्रेटरीज लेड बाय अ सुपर सेक्रेटरी कॉल्ड चीफ मिनिस्टर व्हिच इज नीतीश कुमार। यहां आपने वही मॉडल अपनाया है। आपको नैतिक अधिकार है, आपको मॉडल का अधिकार से इंस्पायर कहीं ना कहीं मोदी गवर्नेंस में भी है। यही मॉडल है। अगर वक्त की कमी है, थोड़ी सी वक्त की कमी है, थोड़ी सी हमारी मजबूरी है, चर्चा को यही खत्म करना पड़ेगा। ऐसा प्रतीत हो रहा है। आलोक जी मेरी बातों से इत्तेफाक रखेंगे, कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी क्या प्रेरित हो रहे हैं नीतीश के सोशल इंजीनियरिंग से ही और गवर्नेंस के मॉडल से भी।
बहरहाल डेमोक्रेसी के खिलाफ कैबिनेट से उतारे। डॉक्टर अजय आलोक जी, प्रोफेसर उषा विद्यार्थी जी, भाई वीरेंद्र जी और नवल किशोर चौधरी साहब, आप सबों का हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी बहस में बस इतना ही, लेकिन अपने दर्शकों से आग्रह करेंगे कि ताजा खबरों के लिए बने रहिए जी पुरवैया के साथ। मैं रामकृपाल यादव ईश्वर की शपथ लेता हूँ।